हेलो फ्रेंड्स। देर हुई घर आते आते। तीन औरतें, तीन कहानियाँ। एक ही माँ बाप की औलाद होकर भी हर बच्चा अपनी अलग फितरत लेकर इस दुनिया में आता है। मैंने तो अपने तीनों बच्चों की तरबियत एक ही तरह जान फिशानी से की थी, मगर बड़ा बेटा हामिद बाकी दोनों बहन भाई से बिल्कुल मुख्तलिफ निकला। इसने मुझे और अपने बाप को वो गम दिए कि जिनकी हमें कतई उम्मीद ना थी। मेरे शौहर एक अमीर खानदान के चश्मो चिराग थे। इनकी अपने कपड़े की मिल थी और हम खुशो खुर्रम जिंदगी गुजार रहे थे। हमारे तीनों बच्चे हामिद, माजिद और सोनिया मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा हुए, ऐशो इशरत के गहवारे में झूलकर जवान हो गए। मेरी एक ही नंद थी जिसका नाम सारा था। पहले वो हमारे साथ रहती थी। इसकी शादी रफ़ी ने अपने एक अजीज अकमल से कर दी। अकमल चूंकि जमींदार थे और आमों के बागात के मालिक थे, वो अपने गांव में ही रहना पसंद करते थे। इनका घर भी इनके लहलहाते खेतों के बीच में था। शादी के 4 साल बाद सारा के घर एक बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम इन्होंने सुल्ताना रखा। सुल्ताना बहुत ही खूबसूरत बच्ची थी। पहले रोज से ही इसकी मासूम सूरत देखकर मैंने सोच लिया था कि इसे हामिद की दुल्हन बनाकर ही रहूंगी। मेरी छोटी बहन नादरा अम्मी अब्बू की वफ़ात के बाद अकेली रह गई। मैं इसको अपने घर ले आई। मुझे इसके रिश्ते की बहुत फिक्र थी। करीबी अजीज़ों में कोई रिश्ता इसके लायक ना मिला। एक रोज़ मेरी नंद अपने देवर फराज के साथ हमारे घर आई। इनको मेरी बहन पसंद आ गई। सारा ने फराज के लिए नादरा का रिश्ता मांग लिया। मैं बहुत खुश हुई कि नादरा करीबी घराने में ब्याही जा रही थी। रफ़ी भी इस रिश्ते पर मसरूर थे। जल्द ही शादी की तारीख तय कर दी गई और हम नादरा की शादी की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए। इंसान तैयारियां तो खुशी मनाने की करता है, मगर किसी को खबर नहीं होती कि आने वाला वक्त खुशियों का पयाम ला रहा है या गमो अंधों का। नादरा भी इन्हीं बदनसीब दुल्हनों में से एक थी जो सुहाग जोड़े में अपने ही खून से रंगी जाती हैं। सारा ने देवर की शादी की तैयारियां बहुत एहतमाम से की। इधर मैंने भी कोई कसर ना छोड़ी। बारात का दिन आ गया। सारा जब तैयार हो रही थी तो इसकी अकलौती बेटी सुल्ताना ने खुशी में अपनी माँ का झिलमिलाता हुआ कामदानी दुपट्टा ओढ़ लिया। इस पर मेरी नंद की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी कि पता नहीं मैं अपनी इस बच्ची की शादी तक जिंदा भी रहती हूँ या नहीं। कमरे में मौजूद अकमल भाई ने कहा, सारा मुंह से अच्छी बात निकालो। ये क्या कह दिया तुमने? अल्लाह ने चाहा तो हम अपनी बच्ची की शादी खूब धूमधाम से करेंगे। जिस वक्त ये बात हो रही थी, मासूम सुल्ताना सिर्फ 6 बरस की थी। रफ़ी ने बारात का इस्तकबाल करना था। वो खुशी खुशी दौड़ते फिर रहे थे। सभी इंतजाम करने वालों को बार बार हिदायत देते, ताकीद करते कि ऐसे करना है, यूं दुल्हा वालों का खैर मकदम करना है। निकाह के बाद जियाफत का खाना चुन दिया गया और फिर मेहमान रफ्ता रफ्ता रुखसत होते गए। इसी दिन इन्होंने सारा से कहा कि वादा करो, तुम सुल्ताना को मुझ ही को दोगी। मैं और जिया इसको हामिद के लिए लेंगे और अपनी बहू बनाएंगे। भाईजान, मेरी जिंदगी रही तो वादा भी रहा। अभी तो ये सिर्फ 6 बरस की है और हामिद 10 का मुनासिब वक्त आने दीजिए। यूँ आपकी बेटी है, चाहे तो अभी अपने पास रख लें। जब बारात वापस लाहौर जा रही थी तो इस वक्त रात के 11 बज रहे थे और रफ़ी का दिल डर रहा था कि फैसलाबाद से पहुँचते पहुँचते बहुत देर ना हो जाए। इन्होंने अकमल साहब से कहा, क्या ये नहीं हो सकता कि आप लोग सुबह रवाना हो? अब तो काफ़ी रात हो चुकी है। वो कहने लगे, अभी इतनी देर नहीं हुई, 2 घंटे में पहुंच जाएंगे हम। वहाँ सब लोग हमारा वेट कर रहे हैं। दुल्हन को दुआओं में रुखसत कर दीजिए, हम आपसे फ़ोन के ज़रिए राब्ते में रहेंगे। आप सुल्ताना को रहने दीजिए, हम कल सुबह इसको अपने साथ ले आएंगे। सुबह हमें दुल्हा वालों के वहाँ नाश्ता देने जाना था। सो सारा और अकमल ने सुल्ताना को हमारे पास छोड़ दिया। सर्दियों की रात थी, सुल्ताना को भी नींद आ रही थी। वो बखुशी मेरे पास ठहर गई। दुल्हा दुल्हन वाली गाड़ी खुद अकमल भाई चला रहे थे। सारा भी इस कार में थी और मुसलसल हमसे राब्ते में थी। अचानक अकमल को नींद का झोंका आया और कार एक ट्रक से जा टकराई। फोन पर गाड़ी के टकराने की आवाज़ और अपनी बहन की चीख खुद रफ़ी ने सुनी। वो एक लम्हा तवक्कुफ किए बगैर कार निकाल घर से निकल पड़े। हादसे की जगह पहुंचे तो कयामत का मंजर था। इस कार में 4 ही अफराद थे और चारों पर लोगों ने चादरें डाल दी थी। इस रात कोई फ़ोन मुझे ना आया। रात आंखों में कट गई। समझ गई कि कुछ ऐसी बात हो गई है जो रफ़ी फ़ोन नहीं कर रहे। सुबह के 10 बजे थे। घंटी बजी। रफ़ी का फ़ोन था। दौड़कर मैंने रिसीवर उठा लिया। मध्यम आवाज़ में वो बोले, तैयार रखो, मेहमान वापस आ रहे हैं। और ये कहकर फ़ोन रख दिया। इनके कुछ भी ना बताने से मैं समझ गई कि हादसे में शायद कुछ नहीं बचा है। तभी इन्होंने कुछ नहीं कहा है। पुलिस, अस्पताल और तमाम ज़रूरी कार्रवाइयों से गुजरने के बाद वो तकरीबन 2 बजे दोपहर लौटे। एम्बुलेंस साथ थी, जिनमें एक दो नहीं, अपने प्यारों के 4 जस्ते खाकी थे, जो हादसे की बदौलत खुशबुओं और फूलों से महकते बने सवरे होने के बावजूद लहू के दरिया में बह गए थे। हत्ता के दुल्हा दुल्हन पर भी मौत ने रहम ना किया था। उरूसी लिबासों में इनको कफन की सफ़ेद बेरौनक चादरों में लिपटा अपने साथ ले गई थी।
آہ وہ وقت، وہ منظر، وہ احساس، اس دکھ کو پھر سے دہرانا نہیں چاہتی۔ اس صدمے کی حالت کا بیان کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اکمل اپنے دلہا بنے ہوئے بھائی کے ساتھ گئے اور میری بہن سہاگ چوڑیاں پہنے ہی اپنے سہاگ کے ہمراہ ملک عدم کو چلی گئی۔ رفیع کے دل پر بھی قیامت گزر رہی تھی۔ ان کی لاڈلی، اکلوتی اور بہت ہی پیاری بہن بھی تو تھی اس اڑن کھٹولے میں، جو کہ اس وقت میں سلطانہ کو لپٹائے اپنے عروس نادرہ کا بین کر رہی تھی، اور رفیع اپنی بہن کے ساتھ اس کے سہاگ کا بھی نوحہ پڑھنے پر مجبور تھے۔ دعا کرتی ہوں کہ خدا ایسا وقت کسی پر نہ لائے، بہن کو شادی راز نہ آئی اور یہ خوشی ہم کو ناراض کر گئی۔ جب میں نے گیٹ پر کھڑے ہو کر ایمبولینس پر حیرت سے نظر ڈال کر پوچھا تھا یہ کون ہیں، تو وہ بولے تھے جیا دھیرج رکھو، یہ سب ہمارے اپنے ہیں۔ جب انہوں نے نادرہ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تھا تو میں خود کو سنبھال نہ سکی تھی اور بے ہوش ہو گئی تھی، اور سلطانہ بیچاری جس کو کسی بات کا علم نہ تھا وہ میرے سہارے کھڑی تھی، وہ بھی میرے ساتھ ہی گر پڑی تھی۔ یہ قیامت بھی گزر گئی۔ وقت نے رفتہ رفتہ ہمارا ہاتھ تھام کر ہمیں پھر سے کھڑا کر دیا۔ وقت جب کسی کو گرا ہوا دیکھتا ہے تو اسی طرح جینے کا فرض نبھانے کو سہارا بھی دے دیا کرتا ہے۔ سلطانہ تو بچی تھی جو مانگتی مل جاتا، اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے، لہٰذا وہ والدین کی کمی کو محسوس نہ کرتی تھی۔ میں ہی اس کی ماں تھی اور رفیع نے ماں باپ کا خلا بھر دیا تھا۔ اس کا جی حامد اور ماجد کے ساتھ بہل گیا۔ وہ سمجھدار تھے، سلطانہ ان سے عمر میں کم تھی، وہ اس کی خوشی کا خیال کرتے تھے۔ سبھی اکٹھے اسکول جاتے اور ساتھ بازار شاپنگ کرنے کو نکلتے تھے، گاڑی میں آپس میں چہلیں کرتے جاتے۔ وہ خوش رہتی تھی۔ حامد شروع سے ہی لالچی تھا، وہ سلطانہ کے ساتھ صرف اس لیے کھیلتا کہ اس کے بدلے اس کی کوئی شے ہتھیا لے۔ وہ تو معصوم تھی، جو کہتا کرتی اپنا جیب خرچ بھی اس کو دے دیا کرتی تھی، جبکہ ماجد ایسا نہ تھا۔ وہ سلطانہ کا بے لوث ساتھی تھا اور بڑے بھائی کو منع کرتا تھا کہ تم سلطانہ کے ساتھ اس طرح سے پیش مت آیا کرو۔ اس وجہ سے حامد اور ماجد کی آپس میں انبن رہنے لگی۔ میں جانتی تھی کہ حامد مطلبی ہے اور ماجد سلطانہ کا سچا دوست ہے، مگر سلطانہ اس بات کو نہیں سمجھتی تھی۔ بڑا ہونے کے ناطے وہ حامد سے مروب رہتی، اس کی ہر بات مانتی اور ماجد کو خاطر میں نہ لاتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ حامد اپنے چھوٹے بھائی پر غالب ہے، اس کی چیزیں بھی چھین لیتا ہے اور ماجد کچھ نہیں کر سکتا۔ بچپن دبے پاؤں گزر گیا اور پھر تینوں کالج جانے لگے۔ ماجد کو وکیل بننے کا شوق تھا اور سلطانہ کہتی کہ میں ڈاکٹر بنوں گی۔ حامد کو بیرون ملک جانے اور امیر لڑکیوں سے دوستی کا شوق تھا۔ اس کے خواب باقی دونوں بچوں سے الگ تھلگ اور مختلف تھے۔ جلد ہی اس کی سرگرمیاں باہر کی دنیا سے منسلک ہو گئیں، جبکہ سلطانہ اور ماجد ایک دوسرے کو سمجھنے لگے۔ ان کی دوستی گہری ہو گئی۔ اب وہ ماجد کو ہر بات بتاتی اور حامد سے کترانے لگی، تاہم اس نے ماجد کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ حامد سے محبت کرتی ہے اور اسی سے شادی کرے گی، کیونکہ اس کی ماں کی یہی خواہش تھی۔ گریجویشن کے بعد حامد نے بیرون ملک جانے کی رٹ لگا دی، جبکہ ماجد اور سلطانہ نے وکالت میں داخلہ لے لیا۔ وکالت کا امتحان پاس کرنے کے بعد ماجد نے مجھ سے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ سلطانہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اکمل آڑے آ گئے، کہنے لگے بچپن سے سلطانہ کو حامد کے نام سے منسوب کیا تھا، اب سلطانہ سے پوچھیں گے کہ وہ کیا چاہتی ہے اور پھر ہی فیصلہ کریں گے۔ سلطانہ نے کہا کہ جیسا میری ماں چاہتی تھی شادی کے لیے، میرے ذہن میں حامد ہی کا خیال رہتا ہے، اسی لیے میں ماجد سے شادی کا نہیں سوچ سکتی۔ اس جواب پر ماجد کا دل ٹوٹ گیا اور اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ ہم کو حامد کی طرف سے فکر لگی تھی کہ وہ دن رات دوستوں میں گم رہتا تھا، جبکہ ماجد نے پریکٹس شروع کر دی تھی۔ ہم نے سوچا اگر حامد اور سلطانہ کی منگنی کر دیں تو مدت بعد ہم ایک خوشی دیکھنے نصیب ہوگی۔ منگنی کے دن سلطانہ بہت خوش تھی، مگر حامد نے مجھ سے کہا کہ وہ منگنی سے خوش نہیں ہے، بہتر ہے کہ سلطانہ کو میرے پلے نہ باندھو۔ جب یہ بات ماجد نے سنی، اس نے منگنی رکوانے کی کوشش کی، مگر بھانجی کی خوشی دیکھ کر رفیع نہ رکے، بولے حامد ابھی کم سمجھ ہے، بعد میں سب صحیح ہو جائے گا۔ ماجد منگنی کی تقریب میں شامل نہ ہوا اور کسی دوست کی بیماری کا بہانہ کر کے گھر سے چلا گیا۔ کچھ دن گزرے، حامد نے رٹ لگا دی کہ اس کو لندن جانا ہے، وہ وہاں پڑھنا چاہتا ہے۔ میں نے اور رفیع نے بہت سمجھایا، وہ نہ مانا۔ تب مجبور ہو کر بیٹی کی خوشی کی خاطر رفیع نے ایک شرط رکھ دی کہ تم اس صورت باہر جا سکتے ہو اگر سلطانہ سے نکاح کر کے چلے جاؤ۔ تم کو یہ وعدہ بھی کرنا ہوگا کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد لوٹ آؤ گے اور وہاں کسی سے شادی کا بندھن نہ باندھو گے، اور وہ مان بھی گیا۔ نکاح کا اہتمام ہونے لگا، سبھی خوش تھے سوائے ماجد کے۔ وہ اس بندھن کو صحیح نہ کہتا تھا بلکہ زبردستی کا بندھن سمجھ رہا تھا۔ مجھ سے کہا ماں، تیرا لالچی بیٹا بیرون ملک جانے کی خاطر سلطانہ سے نکاح کر رہا ہے، بعد میں دیکھ لینا یہ اس بندھن کی لاج کو خاک میں ملائے گا، بہتر ہے ابھی یہ بندھن نہ باندھو۔ میں نے کہا بیٹا تمہارے والد میری نہیں سنیں گے، تم ان کو یہ بات کہہ دو۔ اس نے باپ کے سامنے جرأت نہ کی اور خاموش ہو رہا، مگر وہ بہت ناخوش تھا۔
जिस रोज सुल्ताना और हामिद का निकाह था, मेरा छोटा बेटा अपने कमरे में जाकर खूब रोया था। इसका कहना था कि हम निकाह में सुल्ताना को बांधकर इस लड़की की जिंदगी तबाह कर रहे हैं। ऐन निकाह के दिन हामिद ने इनकार कर दिया। हालांकि मंगनी बड़ी धूमधाम से हुई थी। इसके बाद हामिद बैरून मुल्क और माजिद इस्लामाबाद चला गया। सुल्ताना ने इसको बहुत रोका कि यहाँ ही प्रैक्टिस करो, इस्लामाबाद मत जाओ, मगर वो ना माना। सुल्ताना तो हामिद के निकाह पर इनकार से डिस्टर्ब थी। अब माजिद का सहारा चाह रही थी, मगर वो कहने लगा कि बड़ा वकील बनना मेरा ख्वाब था, तुम्हारी वजह से मैं अपना ख्वाब नहीं छोड़ सकता। दरअसल वो अब सुल्ताना के सामने ना रहना चाहता था ताकि फासले बरकरार रहें। साल बाद हामिद हमसे मिलने वतन आया। दरअसल तो वो बाप से पैसे लेने आया था। शोमई किस्मत, इन्हीं दिनों मेरे खावन की मिल में आग लग गई और बहुत ज़्यादा खसारा हुआ। वो इस सदमे से नीम जान थे, मगर हामिद को बाप के दुख का कोई एहसास ना था। वो बदस्तूर एक भारी रकम का तकाजा कर रहा था। सुल्ताना ने अपने मामू के दुख को महसूस कर लिया और इसने रफ़ी को मजबूर किया कि वो इसके वालिदैन के छोड़े हुए सरमाए में से रकम हासिल करके हामिद को दे दें। जब मेरे छोटे लड़के को पता चला, इसने मुखालफत की। कहा कि वो भाई को किसी भी तरह करके मतलूबा रकम देने को तैयार है, मगर सुल्ताना के हक में से भाई को कुछ ना दिया जाए, ये इसके साथ धोखा होगा। रफ़ी ने यह फैसला किया कि हामिद निकाह करके जाए तो रकम इसको दे दी जाएगी। इस पर हामिद ने फिर इनकार कर दिया। कहने लगा कि वो सुल्ताना से मोहब्बत नहीं करता, इसलिए रुखसती के हक में फ़िलहाल नहीं है, रकम इसको वैसे ही दे दी जाए। निकाह के बारे में तालीम के मुकम्मल होने के बाद वो फैसला कर पाएगा। इन बातों से इसके अज़ाइम आया थे, मगर समझ कर भी मेरे शौहर खुद फरेबी का शिकार थे। वो भांजी को हामिद से शादी के लिए खुश पाकर हर हाल में सुल्ताना की शादी बड़े बेटे से ही करना चाहते थे। ताहम दोनों भाई मामले को समझ रहे थे। तब ही माजिद ने हामिद से कहा, भाई अगर तुम बैरून मुल्क रुखसती करने के बाद चले गए और फिर इसको साथ ना रखा तो सुल्ताना का क्या बनेगा? वो तो मैं नहीं रखूंगा। अब्बा जान को समझाने की कोशिश तो की है, नहीं समझ रहे तो मैं क्या करूं? वो नहीं समझ रहे तो तुम ही सही रास्ता चुनो। अगर सुल्ताना से निबाह नहीं करना तो इससे रकम भी मत लो। वो मुझसे मोहब्बत करती है तो मैं इसका दिल कैसे तोड़ दूं? इसने खुद ही अपना सारा जेवर लाकर मुझे दे दिया है। मैंने इससे कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं लिया है। बहरहाल किसी के समझाने से कोई समझने को तैयार ना था। हामिद की ख्वाहिश पूरी हो गई, इसको रुपया मिल गया और वापस बरतानिया चला गया। तालीम मुकम्मल करने के दौरान इसको एक अमीर अंग्रेज़ लड़की मिल गई, जिससे इसने शादी कर ली। ये खुशखबरी इसने फ़ोन पर मुझे दी, मगर मेरे पास बैठी सुल्ताना से बात ना की, जिस पर वो बहुत ज़्यादा उदास हो गई। मैंने माजिद को इस्लामाबाद फ़ोन करके बताया कि तुम्हारे भाई ने इंग्लैंड में शादी कर ली है, तुम बताओ मैं क्या करूं? ये बात सुल्ताना को किस तरह बताऊं? वो ये सदमा ना सह सकेगी। इसने कहा कि मैं अभी फ़ौरन नहीं आ सकता, अपनी एक वकील कुलीग को भेजूंगा, वो सुल्ताना को समझा लेगी। इस वकील खातून का नाम अंबर था। इसने लाहौर आकर हमारे घर क़याम किया और बड़े तरीके से सुल्ताना को समझाया और इसको संभाला। ये भी बताया कि माजिद तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है, तुम इस बेवफा का ख्याल दिल से निकाल दो। वो तुमसे शादी नहीं करेगा, गम मत करना, और माजिद से शादी कर लेना जो तुम्हारा सच्चा साथी साबित होगा। वो तरक्की करके बड़ा वकील बन चुका है, जबकि हामिद किसी औरत की दौलत के रहमो करम पर जिंदगी गुजार रहा है। कुछ दिन सुल्ताना गमज़दा रही, फिर मैंने और रफ़ी ने भी इसको समझाया। उसकी उनसियत माजिद के साथ थी। इसने हकीकत को समझा तो माजिद से शादी को कबूल कर लिया। लेकिन जब से इसे इल्म हुआ था कि हामिद ने इंग्लैंड में शादी कर ली है, वो अंदर से टूट गई थी। इन्हीं दिनों जब वो तन्हाई से उकताकर बीमार पड़ गई थी, माजिद घर आ गया। इसने सुल्ताना से कहा, देखो कौन आया है, तुम्हारा सच्चा दोस्त। क्योंकि कुछ दिनों से मेरे दिल में अलार्म सा बज रहा था कि तुम बीमार पड़ने वाली हो। दिल को दिल से राह होती है ना, तो देखो मैं आ गया हूँ। अब तुमको सैर कराने ले जाऊँगा, हम खूब घूमेंगे फिरेंगे, तो फिर तुम ठीक भी हो जाओगी। और फिर ऐसा ही हुआ। माजिद ने इस बार इसको काफ़ी तवज्जो दी और काफ़ी वक्त दिया। वो फिर से हंसने बोलने लगी। तब एक दिन रफ़ी ने भांजी को समझाया कि बेटी, हम तुमको खुद से दूर नहीं करना चाहते। तुम्हारी माँ की यही ख्वाहिश थी कि तुम हमारी बहू बनो, हमारे साथ रहो। हामिद तुम्हारे लायक ना था, मगर माजिद भी तो हमारा ही बेटा है, वो अच्छा लड़का है। मैं चाहता हूँ कि तुम इससे शादी कर लो। मामू की सारी बातें सुनकर इसने कोई जवाब ना दिया, मगर असबात में सर हिला दिया। शायद इसने अपने दिल को इस अमर पर आमादा कर लिया था। इनकी मंगनी को एक माह हुआ था कि सुल्ताना ने माजिद से ख्वाहिश जाहिर की कि वो इस्लामाबाद छोड़कर वापस लाहौर आ जाए और अपने शहर में प्रैक्टिस करे। इसने कहा कि वो अकेली नहीं रह सकती, इसका जी घबराता है। माजिद ने इसकी ख्वाहिश का एहतराम किया और लाहौर लौट आया।
अब वो इसकी छोटी छोटी ख्वाहिशों का भी एहतराम करता था, इसकी हर बात का ख्याल रखता, जैसे सुल्ताना का दिल कोई नाजुक आबगीना हो। बचपन में भी जब हामिद इसके दिल को ठेस पहुंचाया करता था, माजिद ही इसके आंसू पोंछता था। मंगनी के साल बाद दोनों की शादी की तारीख रख दी गई और मैंने मुनासिब समझा कि इस अमर की इत्तला पहले बड़े बेटे को भी दे दूं। वो अब एक बच्ची का बाप बन चुका था। रफ़ी ने मना भी किया, मगर मैंने हामिद को फ़ोन पर बता ही दिया कि तुम्हारे भाई की शादी होने वाली है। शादी से 15 रोज़ पहले अचानक हामिद इंग्लैंड से आ गया। इसने मुझसे कहा, माँ, अंग्रेज़ बीवी ने मुझे तलाक दे दी है और बेटी भी इसके पास है। अब भी वक्त है, सुल्ताना की शादी रोक दो। वो मेरी मंगेतर थी, वो मुझसे मोहब्बत करती है। माजिद को और लड़की मिल जाएगी, मगर सुल्ताना के दिल में मेरी मोहब्बत है जो उम्र भर इसको तंग करती रहेगी। ये शादी हम ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं हामिद, सुल्ताना की रज़ा इसी में है। हम अब इस शादी को नहीं रोक सकते। किसी लड़की का दिल खिलौना नहीं होता जिसको जब चाहे तोड़ दिया जाए और जब चाहो जोड़कर फिर खेलने बैठ जाओ। शादी एक संजीदा मामला है। वो ना माना, कहने लगा, मुझे खुद इससे मालूम कर लेने दो। अगर वो इनकार कर दे तो मैं रिश्ते से हट जाऊंगा। अगर अभी तक इसके दिल में मेरे लिए जगह है तो मेरे भाई को हटना होगा। अकेले में हामिद ने सुल्ताना से बात की। इसने कहा, एक बार बात की है, दोबारा ऐसी बात मुझसे कभी मत करना। मेरे दिल में तो माँ की ख्वाहिश का एहतराम था जिसको मैं मोहब्बत का नाम देती रही। खुद फरेबी थी कि इस जज्बे को मोहब्बत समझती थी। अब मेरे दिल में ना तुमको खोने की ख्वाहिश है और ना पाने की आरजू। तुम मेरी नज़रों में अब से बड़े भाई जैसे हो गए हो, लिहाजा इसी हैसियत से हमारी शादी में शामिल हो जाओ, वरना जहाँ से आए थे वहीं वापस लौट जाओ और फिर कभी मेरी ज़िंदगी में ना आना। मुझे माजिद से मोहब्बत है या नहीं ये एक अलग बात है, मगर मुझे इस पर भरोसा तो बेहद है कि वो मेरा सच्चा और मुखलिस दोस्त है, दुख सुख का साथी है। मुझे अब बस एक दुख सुख का साथी ही चाहिए जो उम्र भर के लिए मेरा हो। ये कहकर सुल्ताना रोने लगी। इतना रोई कि मैं दहल गई और इसको अपने गले लगा लिया। बेटी, अब भी वक्त है, तुम पर कोई ज़बरदस्ती, कोई दबाव नहीं है। शादी ना करना चाहो तो भी तुमको इजाज़त है, इनकार कर सकती हो। रफ़ी ने भी माफ़ी मांगी, मगर सुल्ताना ने अपना फ़ैसला ना बदला और माजिद को ही अपने लिए चुन लिया। आज मेरी बेटी सुल्ताना माजिद के साथ बहुत खुश है और हामिद, वो इधर उधर भटकता फिरता है। दुआ करती हूँ खुदा इसे सुकून दे और ज़िंदगी का अच्छा मुखलिस साथी इसे मिल जाए। बेशक नासमझी में हम कभी किसी को सही पहचान नहीं पाते और जब खो देते हैं तब एहसास होता है कि हमसे कितनी बड़ी भूल हुई है। वक्त गुजर चुका होता है और जो दूर चला जाता है वापस नहीं आता। ऐसा ही हामिद के साथ हुआ। कहते हैं कि इसकी उम्मीद ना करो जिसको तुम चाहते हो, बल्कि इसकी कदर करो जो तुमको चाहे। उम्मीद करती हूँ आपको स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक यू।